Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology. And in the continuation of soil fertility lecture series, today we will discuss about potassium. And potassium one of the essential nutrients, जैसा कि आप जानते हैं, and it is primary nutrient and its uptake is very high. And in some conditions and in some crop its uptake is more than nitrogen. तो इसका अपटेक नाइट्रोजन से ज़्यादा भी हो जाता है और इन जनरल नाइट्रोजन के बाद इसका अपटेक सेकंड नंबर पे रहता है। तो जो क्रॉप्स हैं बहुत ज़्यादा पोटेशियम का अपटेक करती हैं, तो बहुत इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। आप इसकी इसेंशियलिटी के बारे में जानते हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे इसकी पोटेशियम की डायनेमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉइल फर्टिलिटी विद रिस्पेक्ट टू पोटेशियम। तो नाइट्रोजन के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं, फास्फोरस के कर दिए हैं, तो जो ये लेक्चर है आज का पोटेशियम का है। एंड सिंबल ऑफ पोटेशियम हम केमिस्ट्री में देखें, इट इज़ के। देखिए पोटेशियम पी से स्पेलिंग शुरू होती है लेकिन इसका सिंबल के से है। जैसा नाइट्रोजन केस में एन से स्पेलिंग है तो एन है, फास्फोरस में पी से स्पेलिंग है पी है, लेकिन पोटेशियम के केस में क्या है कि ये पी से नहीं है के से है, क्योंकि ये जो इसका जो ओरिजिनल नेम है वो लैटिन में है कैलियम, KALIUM, कैलियम। तो कैलियम इसका ओरिजिनल नेम है लैटिन में, तो इसको के इसलिए इसका सिंबल लिया गया है और कुछ एलिमेंट्स के सिंबल लैटिन से लिए गए हैं, तो जो लैटिन जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको फिर यूज़ करते हैं। तो अब अगर इसकी हम अपटेक की बात करें या इसके डायनामिक्स की बात करें सॉइल में, तो इसकी 4 फॉर्म में अवेलेबल है पोटेशियम सॉइल में। तो पहली फॉर्म जो है मिनरल फॉर्म, जो ओरिजिनल मिनरल्स रहते हैं, प्राइमरी मिनरल्स। सेकेंड फॉर्म इज़ फिक्स्ड फॉर्म, जो मिनरल्स के बीच में, जो सिलिकेट के बीच में जो पोटेशियम फिक्स हो जाता है, दैट इज़ फिक्स्ड फॉर्म, और आल्सो नोन एज नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म, अभी जाके फिक्स हो गया और फिर अवेलेबल नहीं होता है। एंड थर्ड इज़ एक्सचेंजेबल फॉर्म, जो एक्सचेंजेबल होती है और ये रेडली अवेलेबल रहती है। एंड फोर्थ वन इज़ पोटेशियम इन सॉइल सॉल्यूशन फॉर्म। तो 4 फॉर्म हुई, मिनरल फॉर्म, नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म एंड सॉल्यूशन फॉर्म। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला मिनरल फॉर्म। तो देखिए मिनरल्स जो भी सॉइल बनी है सारी रॉक्स की, मिनरल्स की वेदरिंग से बनी है। तो अगर रॉक्स में पोटेशियम है, मिनरल्स में पोटेशियम है, तो पोटेशियम रिलीज़ होगा, लेकिन वेदरिंग क्या होती है, बहुत स्लो प्रोसेस है, तो धीरे धीरे रिलीज़ होता है। अगर सॉइल में पोटेशियम कंटेनिंग मिनरल्स हैं या वैसी रॉक्स हैं तो पोटेशियम रिच होंगी। तो जो पोटेशियम कंटेनिंग मिनरल्स हैं वो हैं फेलिस्पार, माइका, बायोटाइट, मस्कोबाइट, ये पोटेशियम कंटेनिंग मिनरल्स हैं। तो जब इन की वेदरिंग होती है तब पोटेशियम रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद क्या होता है, ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में चला जाता है, मतलब जो सिलिकेट मिनरल्स होते हैं उसमें जाके ये ब्लॉक हो जाता है। तो चूँकि देखिए वेदरिंग इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस, तो इसकी जो रिलीज़ होती है वो बहुत स्लो रहती है। तो ये अगर फेलिस्पार, माइका, बस्कोटाइट, बायोटाइट, अगर ये पोटेशियम कंटेनिंग मिनरल्स ज़्यादा हैं सॉइल में, डेफिनेटली सॉइल क्या होगी, रिच होगी, या हम कह सकते हैं रिजर्व है पोटेशियम का। तो वेदरिंग के साथ विद द टाइम रिलीज़ होगा और पोटेशियम अवेलेबल होता रहेगा, लेकिन ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। तो अगर मिनरल ज़्यादा है तो समझिए कि रिजर्व भी क्या है, ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे जो है नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म है। नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में क्या होता है, पोटेशियम सिलिकेट मिनरल्स जो होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे इलाइट है या वर्मिकुलाइट है या क्लोराइट है, इसकी जो मिनरल्स की शीट होती है उसमें जाके ये फिक्स हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको अमोनियम का फिक्सेशन बताया था, उसी तरह से ये रहता है। मान लीजिए ये सिलिका शीट है, एल्यूमिनियम सिलिका शीट है, और इसके बीच में जो स्पेस है, तो जो पोटेशियम का जो साइज होता है बिल्कुल फिट हो जाता है इसमें जाके, और इसमें आ जाके फिक्स हो गया। तो ये जो फिक्स हो गया नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में आ गया। अब ये किसी से एक्सचेंज नहीं हो पाता क्योंकि बॉन्ड बना लेता है अंदर जा करके, और फिर इसका निकलना बहुत स्लो प्रोसेस, ये भी एक स्लो प्रोसेस होता है। हालांकि वेदरिंग से थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, लेकिन ये भी क्या है, स्लो प्रोसेस है। तो ये जैसे कि अमोनियम का फिक्सेशन मैंने आपको बताया था, वो लेक्चर आप देखें, मैंने अपलोड कर रखा है अमोनियम फिक्सेशन का, उसी तरह से ये पोटेशियम भी सिलिकेट मिनरल्स में फिक्स हो जाता है, और ये स्लोली जो है एक्सचेंजेबल फॉर्म में होता है, मतलब सिलिकेट मिनरल्स के बीच से निकलता है। तो ये होता क्यों है, क्योंकि ये जो इंटरक्ले लेयर का जो स्पेस है वो बिल्कुल क्या होता है, पोटेशियम आयनिक रेडियाई के इक्वल होता है, तो वो जाके उसमें फिक्सेशन हो जाता है। तो ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म है, लेकिन नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है विद द टाइम, ये रिलीज़ होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइटली फिक्स हो गया, बॉन्ड टूटते हैं फिर ये रिलीज़ होता है, रिप्लेसमेंट होता है। तो जो मैंने बताया कि जो मिनरल्स हैं उसमें कैसे रिलीज़ होता है,
वेदरिंग प्रोसेस से रिलीज होता है। जो नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म है वो उसमें रिप्लेसमेंट से रिलीज होता है। अब आता है एक्सचेंजेबल फॉर्म। तो एक्सचेंजेबल फॉर्म में क्या होता है, जो सिलिकेट मिनरल्स हैं, मान लीजिए कि जो सॉइल है, ये सॉइल है, इसमें जो आया तो सॉइल पे क्या है, ये क्ले मिनरल्स हैं और क्ले मिनरल्स पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो उन नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो पोटेशियम को हेल्ड करते हैं। तो इस तरह से कैल्शियम भी हेल्ड होता है, मैग्नीशियम भी हेल्ड होता है, जितने भी कैटायंस हैं वो हेल्ड होते हैं, और उसमें पोटेशियम भी क्या होता है, हेल्ड रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो क्ले मिनरल्स में चूँकि सी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं, तो उसमें पोटेशियम भी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से फॉर्म में होगा। लेकिन जो ये पोटेशियम है ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, मतलब ये किसी बॉन्ड नहीं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, जैसे कि नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में बॉन्ड बनाते हैं, सिलिकॉन या ऑक्सीजन के साथ टाइटली बॉन्ड होता है। लेकिन जो एक्सचेंजेबल फॉर्म है उसमें बॉन्ड नहीं बनाता है, सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, और ये स्टैटिक फोर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होते हैं, और इनको दूसरा कैटायन आकर के रिप्लेस कर सकता है। अब लेकिन जो एक्सचेंजेबल फॉर्म में पोटेशियम है वो सिलिकेट मिनरल्स की सरफेस पे है। तो ये जो सरफेस में 3 पोजीशन पे हो सकता है कि जैसे कि ये मान लीजिए सिलिकेट है, मिनरल है, मान लीजिए ये सिलिकेट मिनरल शीट है, तो इसके ऊपर बिल्कुल हो सकता है, इसको बोलते हैं प्लेनर पोजीशन या पी पोजीशन, प्लेनर पोजीशन या पी पोजीशन। तो सबसे ज़्यादा यही रहता है, और ये तुरंत जो है सॉइल सॉल्यूशन में आता है। फिर ये होता है एज पोजीशन, एज पे होता है, या ई पोजीशन, चूँकि एजेस कम होंगी, सिलिकेट मिनरल्स लॉन्ग शीट्स रहती हैं, तो प्लेनर पोजीशन पे ज़्यादा होगा। फिर क्या होगा, एज पोजीशन, तो एज पोजीशन पे रहेगा। फिर क्या होगा, इनर पोजीशन, मतलब 2 सिलिकेट मिनरल्स हैं, मान लीजिए ये सिलिकेट मिनरल्स हैं, 2, एक ये मिनरल है और दूसरा ये मिनरल्स है, तो इसके अंदर जाकर जो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, बॉन्ड से नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो ये इनर पोजीशन, आई पोजीशन। तो 3 तरह की पोजीशन मैंने बताई। प्लेनर पोजीशन यहाँ पे रहेगा, तुरंत जो है सॉइल सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा। देन एज पोजीशन जो एज पे है, एंड थर्ड वन इज इनर पोजीशन जो इनर में है। तो ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते, और ये एक्सचेंज होकर के तुरंत जो है सॉइल सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो और यही सॉइल सॉल्यूशन ही क्या होता है, एब्लेबल फॉर्म होती है, या लेबाइल, जिसे हम पूल बोलते हैं, लेबाइल पूल बनाता है। तो अब हमने देखा कि क्या है, पहले मिनरल्स में है, रॉक्स में है, फिर नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में है, देन नॉन एक्सचेंजेबल से एक्सचेंजेबल फॉर्म में आता है, देन सॉल्यूशन में आता है। तो ये देखिए किस तरह से रॉक से वेदरिंग होकर के सॉल्यूशन फॉर्म में आ रहा है। तो जो ये मिनरल फॉर्म है सबसे ज़्यादा होती है, 90 to 98% जो पोटेशियम सॉइल का है मिनरल फॉर्म में है। तो अब ये जो 98% मैं बता रहा हूँ, 90 to 98% ये स्लोली अवेलेबल होता है। तो सॉइल में पोटेशियम तो बहुत है, लेकिन क्या है, बहुत स्लोली अवेलेबल हो रहा है। इसी तरह से जो एक्सचेंजेबल फॉर्म है वो जो है 1 to 10% है, जो स्लोली अवेलेबल रहती है 1 to 10%, और जो तुरंत अवेलेबल है या सॉल्यूशन फॉर्म में बहुत ही कम है, 0.2 to 1%। तो हम ये मान सकते हैं केवल जो टोटल पोटेशियम का 1% ही क्या है, क्विकली अवेलेबल है। तो जो वेरी स्लोली अवेलेबल अबाउट 90 to 98%, और स्लोली अवेलेबल या मॉडरेटली अवेलेबल 1 to 10%, एंड क्विकली अवेलेबल इज अबाउट 0.2 to 1%। तो ये समझ सकते हैं कि देखिए इतना सारा पोटेशियम है, रिजर्व है, लेकिन सॉइल सॉल्यूशन में क्या है, बहुत कम हो रहा है। तो ये जो नॉन एक्सचेंजेबल टू एक्सचेंजेबल एंड एक्सचेंजेबल टू सॉल्यूशन में जो फॉर्म आती हैं, ये रिवर्सिबल होती रहती हैं। मतलब एक्सचेंजेबल टू नॉन एक्सचेंजेबल टू एक्सचेंजेबल हो जाएगा, और एक्सचेंजेबल टू नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरह से सॉल्यूशन फॉर्म एक्सचेंजेबल फॉर्म में भी आ सकता है, और एक्सचेंजेबल से सॉल्यूशन में आएगा। तो जब हम कोई फर्टिलाइजर डालते हैं, पोटेशियम, माना कोई रेडली सॉल्युबल है, माना कि हम पोटेशियम क्लोराइड डाल रहे हैं, जिसे हम MOP कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश, पोटेशियम क्लोराइड। तो जिसमें पोटेशियम आयन जब आएगा तो ये सॉल्यूशन में होगा, और ये तुरंत किस में चला जाता है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में चला जाता है, और विद द टाइम ये नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में भी जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम है पोटेशियम फर्टिलाइजर के साथ कि जो एक्सचेंजेबल से नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में चला जाता है, और विद द टाइम जब दूसरे कैटायंस आएंगे उनके रिप्लेसमेंट के साथ किस में आएगा, ये एक्सचेंजेबल फॉर्म में आएगा। तो ये पोटेशियम की मैंने 4 फॉर्म बताई, और इन 4 फॉर्म में से 3 फॉर्म जो हैं, नॉन एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल, सॉल्यूशन, ये आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं, डायनेमिक्स इनका बना रहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होते रहते हैं, सॉल्यूशन से एक्सचेंजेबल, एक्सचेंजेबल से नॉन एक्सचेंजेबल, एंड अगेन नॉन एक्सचेंजेबल टू एक्सचेंजेबल, एंड एक्सचेंजेबल टू सॉल्यूशन। तो ये पोटेशियम का डायनेमिक्स सॉइल में है, ये स्टैटिक नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि ये तुरंत जो है नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में चला जाए। इस कारण से पोटेशियम की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर रहती है, और जो पोटेशियम आज हम डाल रहे हैं वो तुरंत अवेलेबल नहीं हो पाता है, विद द टाइम जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से फॉर्म सॉइल में
रहती हैं। और इसमें भी जो एक्सचेंजेबल फॉर्म है मैंने उसमें 3 बताई हैं आपको, प्लेनर फॉर्म जो उसके प्लेन पे है, देन एज पोजीशन पे है एंड इनर पोजीशन पे है। तो इसमें जो लेबाइल पूल बनेगा, जो रेडियल अवेलेबल बनेगा, वो प्लेनर पोजीशन पे जो होता है वो बनेगा। जो फिक्सेशन की जो प्रॉब्लम है, जो ये सिलिकेट लेयर इंटर फिक्सेशन है, बिल्कुल उसी की तरह होता है जैसे कि अमोनियम फिक्सेशन होता है। क्योंकि जो पहले ही बता चुका हूँ, अमोनियम फिक्सेशन वाला आप लेक्चर देखिएगा कि जो इंटर लेयर की जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल आयनिक रेडियाई के बराबर होती है। तो ये मैंने आपको पोटेशियम के बारे में बताया कि पोटेशियम का सिंबल के क्यों है और किस फॉर्म में ये अवेलेबल है और ये फॉर्म कैसे इंटरचेंजेबल होती हैं। अब पोटेशियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो केवल सॉल्यूशन फॉर्म से ही होता है। जो सॉइल सॉल्यूशन है पोटेशियम है वही उसको रूट एब्जॉर्ब करती हैं। एक्सचेंजेबल फॉर्म पे देखिए रूट ये एब्जॉर्प्शन है, ये एक आकर के आ गया, मान लीजिए सिलिकेट क्ले है, पोटेशियम इस पे आकर के एब्जॉर्ब हो गया और डिजॉर्प्शन प्रोसेस से क्या होगा, फिर से सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो सॉर्प्शन डिजॉर्प्शन ये प्रोसेस चलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। एक्सचेंजेबल फॉर्म भी फास्ट होती है। तो जो वेदरिंग होती है वो वेरी स्लो और नॉन एक्सचेंजेबल टू एक्सचेंजेबल स्लो एंड एक्सचेंजेबल टू सॉल्यूशन फॉर्म ये फास्ट प्रोसेस है। लेकिन चूंकि क्वांटिटी बहुत कम है तो कितना भी फास्ट हो जाए सॉल्यूशन में पोटेशियम क्या है, बहुत कम आता है। अब सॉल्यूशन में के आ गया है, पोटेशियम आ गया है, तो जो ये मूव करता है रूट्स में, ये डिफ्यूज़न के थ्रू करता है, मास फ्लो के थ्रू नहीं करता है। तो जैसे ही पोटेशियम सॉल्यूशन में आता है और अगर पर्कुलेटिंग वाटर है तो पोटेशियम लीचिंग हो जाती है। तो पोटेशियम के साथ ये प्रॉब्लम भी आ जाती है कि अगर वो थोड़े टाइम तक उसमें रहा, सॉल्यूशन में रहा और पर्कुलेटिंग वाटर है, डाउनवर्ड मूवमेंट वाटर का हो रहा है, तो ये लीच कर जाता है, पोटेशियम लीचिंग हो जाती है। दूसरा, ये एक्सचेंजेबल फॉर्म से नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम आती है। तो जो राइजोस्फीयर में जो रूट जोन में जो पोटेशियम रहता है वो थ्रू डिफ्यूज़न होता है और डिफ्यूज़न डिस्टेंस क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है। क्योंकि डिफ्यूज़न कहाँ चलता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चलता है। कि जहाँ पोटेशियम हाई कंसंट्रेशन पे है अपने आप ही उसमें एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, एक ड्राइविंग फोर्स बनता है और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पोटेशियम मूव करता है। तो पोटेशियम की अवेलेबिलिटी किसके थ्रू हो रही है, डिफ्यूज़न के थ्रू हो रही है, मास फ्लो के थ्रू नहीं हो रही है। तो एक ये इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और फास्फोरस के केस में भी क्या है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही है। तो जिनमें फिक्सेशन होता है या जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनमें जनरली डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है, मास फ्लो के थ्रू इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो सॉल्यूशन में उतनी क्वांटिटी में है ही नहीं, वो सॉइल पे है, सॉइल सॉल्यूशन में नहीं है। तो ये एक पोटेशियम का मैंने बताया। दूसरा, पोटेशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव है और इसकी हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ तुरंत जो है रिएक्शन करता है। तो इसकी जो ऑक्साइड्स बनते हैं, पोटेशियम के ऑक्साइड्स रहते हैं, तो जो हम फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं उसमें हम K2O से ही कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडाइज फॉर्म से करते हैं। जैसे फास्फोरस हाईली रिएक्टिव है, पोटेशियम भी हाईली रिएक्टिव है। तो सॉइल में अगर हम पोटेशियम को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है, निकालना होता है, तो सिंपल हम K से निकालते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र में क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन से रिएक्शन होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, तो K2O फॉर्म इसकी रिप्रेजेंट की जाती है। लेकिन सॉइल में और प्लांट में हम इसको K फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि किस तरह अवेलेबल होगा, मास फ्लो से नहीं होगा। मास फ्लो में केवल किस में होगा, जब लीचिंग होगी तो मास फ्लो होगा। लेकिन जो राइजोस्फीयर है, मतलब जो रूट जोन है, उसमें जो पोटेशियम होगा वो डिफ्यूज़न के थ्रू होगा और डिफ्यूज़न डिस्टेंस क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है। तो ये एक अपटेक में ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है पोटेशियम की। तो कई मैंने आपको प्रॉब्लम बताई। सॉइल फर्टिलिटी प्रॉब्लम के साथ क्या है, पहले तो मिनरल रिच होना जरूरी है। दूसरा, मिनरल्स नहीं है तो पोटेशियम कम होगा। तीसरा क्या है, नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसके अंदर क्ले ज़्यादा है, वर्मिकुलाइट ज़्यादा है, इलाइट ज़्यादा है या क्लोराइड ज़्यादा है तो उसका फिक्सेशन हो जाएगा। तीसरा क्या है, अगर सॉल्यूशन में आता है और पर्कुलेटिंग वाटर से मिल गया तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, लीचिंग हो जाती है। तीसरा क्या है, हम सॉल्युबल फर्टिलाइजर डाल दें, कोई सोर्स दे दें, तो तुरंत क्या होता है, वो सॉल्यूशन से तुरंत एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पाता है और एक्सचेंज फॉर्म से नॉन एक्सचेंज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, हालांकि रहता पोटेशियम सॉइल के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि वो गैसियस फॉर्म में उसका लॉस हो गया। जैसे नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, गैसियस लॉस में चला जाता है या बिल्कुल रूट जोन से नीचे लीचिंग हो जाती है। तो इसमें गैसियस लॉस नहीं है, पोटेशियम में रहेगा, सॉइल के अंदर ही रिजर्व रहेगा, लेकिन वो विद द टाइम अवेलेबल होगा। तो जब सॉल्यूशन फॉर्म कम होती है तो रिएक्शन नॉन एक्सचेंजेबल टू एक्सचेंजेबल एंड एक्सचेंजेबल टू सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाता है। तो या तो प्लांट अपटेक हो तो सॉल्यूशन में कम हो जाएगा पोटेशियम, या लीचिंग हो जाए तो भी कम हो जाएगा। तो जब भी कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि सॉल्यूशन फॉर्म कम होती है, एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स से कहाँ आता है पोटेशियम, सॉल्यूशन में आ जाता है, और नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सचेंजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो रिएक्शन
नॉन एक्सचेंजेबल से सॉल्यूशन फॉर्म की तरफ चलता है। लेकिन अगर पोटेशियम ज़्यादा है, जैसे मैंने फर्टिलाइजर डाल दिया, तो क्या होगा, सॉल्यूशन से एक्सचेंजेबल फॉर्म में आएगी और एक्सचेंजेबल से नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में आएगी। तो ये एक पोटेशियम जो है डायनेमिक फॉर्म में रहता है और इसकी अवेलेबिलिटी के साथ यही प्रॉब्लम है। तो ये मैंने आपको आज पोटेशियम के बारे में बताया कि कौन सी फॉर्म अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है और कैसे जो है मिनरल से होता है। तो आज ये भी जो सॉइल बनी है सब रॉक की वेदरिंग से बनी है। इसके अंदर अगर फेल्सपार माइका ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली जो है पोटेशियम ज़्यादा रहेगा, रिज़र्व ज़्यादा रहेगा और विद द टाइम ये अवेलेबल होगा। अगर सॉइल में मिनरल्स नहीं है, फेल्सपार नहीं है, माइका नहीं है या बायोटाइट बहुत कम है, तो पोटेशियम रिज़र्व भी क्या रहेगा, कम रहेगा। और अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस लेक्चर को और स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।